मध्यवर्ती प्रदेश में राजा चंद्रसेन का राज्य था। राजा चंद्रसेन के 4 बेटे थे और चारों ही बहुत बहादुर थे, लेकिन उन चारों बेटों में मदन सेन प्रतापी होने के साथ साथ बहुत ही सुंदर भी था। मदन सेन की पत्नी का नाम चंद्रप्रभा था। वह भी बेहद सुंदर व रूपवती थी। अपने समान किसी भी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं समझती थी। हर काम में होशियार थी, गाना भी बहुत अच्छा गाती थी। एक दिन राजा चंद्रसेन ने मदन सेन को उसकी एक गलती पर नाराज होकर देश निकाल दे दिया। राजा का ये हुक्म सुनकर मदन सेन चिंतित हो गया और अपने महल में वापस लौट आया। मदन सेन को उदास देखकर उसकी पत्नी ने पूछा कि हे प्राणनाथ, आप उदास क्यों हैं? आपका चंद्रमुख मुरझाया हुआ क्यों है? राजकुमार होकर भी आप इस तरह चिंतित क्यों हैं? मदन सेन बोला, हे प्राण प्रिय, तुमसे क्या कहूँ, और कहने से लाभ भी कुछ नहीं। आज मेरे पिता ने मुझे 7 वर्षों के लिए देश से निकाल दिया है, इसलिए मैं तुमसे विदाई मांगने आया हूँ। यह सुनते ही चंद्रप्रभा गस खाकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। उसकी ये हालात देखकर मदन सेन के होशो हवास उड़ गए। वह सोचने लगा, मैंने बहुत बुरा किया जो अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। दासियों ने जब चंद्रप्रभा को गुलाब जल छिड़का तो उसे होश आया। होश में आकर चंद्रप्रभा ने मदन सेन से कहा, हे प्राणनाथ, अब मुझ दासी को छोड़कर परदेश चले जाएंगे तो मैं आपके बिन कैसे जी पाऊंगी? मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो? क्योंकि परदेश में अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं और तुम नाजुक गलीचों पर चलने वाली, महलों में रहने वाली इन दुखों को कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? मदन सेन ने पत्नी को समझाने वाले अंदाजों में कहा, जितने भी दुख परदेश में उठाने पड़ेंगे वे सब आपके साथ रहते खुशी से भी अधिक सुखमय मालूम होंगे। महल के सुख आपके बगैर जंगल के दुखों से भी अधिक भयावह प्रतीत होंगे। इससे अच्छा तो यही है कि मैं आपके साथ चलूं। चंद्रप्रभा ने आंखों में आंसू भरकर कहा। मदन सेन ने सोचा कि ये मेरे बगैर नहीं रह सकती, इसलिए मुझे यह शोभा नहीं देता कि इसको तड़पता छोड़कर चला जाऊं। बेहतर यही रहेगा कि इसे साथ ले चलूं। इस विचार के मन में आते ही मदन ने अपनी पत्नी से कहा, अच्छा तुम उदास मत हो, हम तुम्हें अपने साथ ले चलेंगे। पति की यह बात सुनकर चंद्रप्रभा बहुत ही खुश हुई और अपने पति के साथ जाने को तैयार हो गई। अगली सुबह चंद्रप्रभा और मदन सेन शहर से निकलकर एक जंगल में पहुंच गए। जब चलते चलते थक गए तो एक उचित सी जगह देखकर वे एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। वे बहुत अधिक थके हुए थे, अतः ठंडी हवा के झोंकों ने उन्हें नींदग्रस्त कर लिया। मगर कुछ देर बाद ही एक सांप ने चंद्रप्रभा को डस लिया। सांप के डसते ही चंद्रप्रभा तड़पने लगी। मदन सेन की आंख खुली तो चंद्रप्रभा को तड़पते देखकर और सांप को जाते देखकर मदन सेन बेचैन हो गया। कुछ देर बाद चंद्रप्रभा बेहोश होकर विष से व्यथित होकर मर गई। मृतक पत्नी को देखकर मदन सेन ऊंचे स्वर में रुदन और विलाप करने लगा। उसका रोना धोना सुनकर जंगल के जीव जंतु गुर्राने लगे। मदन सेन ने मन में सोचा, जब जीवन संगिनी ही मर गई तो मैं अब जी करके क्या करूँगा? इसी जंगल में प्राण त्याग दूंगा। मन में यह विचार आते ही वह चंद्रप्रभा की लाश के पास से उठा और जंगल से लकड़ियां बीनकर इकट्ठी करने लगा। वह रो रो कर कहता जाता था कि चंद्रप्रभा की चिता में मैं भी जल जाऊंगा। संयोगवश उसी जंगल में महादेव पार्वती रूप बदलकर पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आए थे। माता पार्वती ने जब मदन सेन के रोने की आवाजें सुनी तो उन्हें उस पर दया आ गई। उन्होंने महादेव से कहा, हे प्रभु, कोई मानव हृदय विदारक स्वर में
रो रहा है। उसके रोने से मेरा हृदय कांपता है। आप उस पर दया करके उसका दुख दूर कीजिए। पार्वती की बातें सुनकर महादेव ने कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हें इसलिए अपने साथ नहीं ला रहा था क्योंकि पृथ्वी पर हर प्रकार के दुखी मनुष्य हैं। हम किसका दुख दूर करेंगे। इस पर पार्वती ने कहा, हे स्वामी, कुछ भी हो, इसका दुख आपको जरूर दूर करना पड़ेगा। पार्वती की बातें सुनकर शिव पार्वती को अपने साथ लेकर वहां उपस्थित हुए, जहां मदन सेन करुण विलाप कर रहा था। शिव जी ने मदन सेन से पूछा, तू क्यों रो रहा है? तुझको क्या दुख है? आप मेरा दुख क्या जाने? मुझ में अपना दुख कहने की भी शक्ति नहीं है। जी चाहता है कि यह धरती फट जाए और मैं इसी में समा जाऊं। मदन सेन ने काफी दुखी स्वर में कहा। मदन की ये बातें सुनकर शिव जी को भी उस पर दया आ गई और उन्होंने उससे कहा, तू हमसे अपना हाल कह। तब मदन सेन ने उनसे कहा, महाराज, मैं जूनागढ़ के राजा चंद्रसेन का बेटा हूँ। मेरे पिता ने मुझको देश निकाल दे दिया है, इसलिए मैं और मेरी पत्नी इस जंगल में आ गए थे। यहाँ आकर मेरी पत्नी सर्प के काटने से मर गई है। उसका विरह मुझसे सहन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं लकड़ियाँ एकत्र कर रहा हूँ ताकि अपनी पत्नी के साथ ही जलकर अपने आप को भी अग्नि के हवाले कर दूं। यह तो संसार है, यहाँ इंसानों का आना जाना लगा ही रहता है। एक दिन ये शरीर सबको छोड़ना पड़ेगा। तू भी ये भी जानता है कि इस संसार में कोई किसी के साथ न आया है न किसी के साथ जाएगा। तू बुद्धिमान होकर भी ऐसी बातें करता है। अगर तू जीवित रहा तो तुझे बहुत सी रानियां मिल जाएंगी, इसलिए तू मेरा कहना मान और इस विचार को त्याग दे। महादेव के इन शब्दों को सुनकर मदन सेन बोला, महाराज, आपने जो कुछ कहा वह सत्य है, किंतु ऐसी पतिव्रता पत्नी तो मुझे किसी जन्म में भी नहीं मिलेगी और न इसका वियोग मुझसे सहन ही हो पाएगा, इसलिए मैं इसके साथ ही मरूंगा। मदन सेन के विचार सुनकर महादेव ने जान लिया कि यह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। तब वे मदन सेन से बोले, राजकुमार, तेरी पत्नी के जीवित होने का एक उपाय है। इसी रानी की आयु 20 वर्ष थी, सो इसने भोग ली है। तेरी उम्र 70 वर्ष की है, जिसमें से 3 वर्ष बीत चुके हैं। तेरी उम्र में 40 वर्ष अभी और बाकी हैं। यदि तुम अपनी आयु का आधा भाग अपनी रानी को दे दो तो तुम दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। यदि यह बात तुम्हें स्वीकार है तो रानी अभी जीवित हो जाएगी। महादेव की बातें सुनकर मदन सेन ने कहा, मुझे स्वीकार है महात्मा, आप बताइए। अब महादेव ने मदन सेन के हाथों में पानी देकर उससे 20 वर्ष आयु देने का संकल्प ले लिया और रानी के हाथों पैरों पर पानी डालने से वह पूर्व मदन सेन से कहा, इसमें एक रहस्य की बात और है। जब तुम्हें रानी की आवश्यकता न हो तो यह संकल्प वापस भी ले सकते हो। ज्यों ही संकल्प वापस लोगे रानी मर जाएगी, परंतु सावधान, रानी से यह बात मत कहना, किसी समय यह बात तेरे काम आएगी। ऐसा कहकर रानी पर जल छिड़ककर महादेव पार्वती वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी उसी समय उठकर बैठ गई और बोली, प्रिय, आज तो मैं बहुत सोई, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? थकी हुई थी, इसी कारण मैंने तुम्हें नहीं जगाया। मदन सेन ने सब बातें छिपाते हुए कहा। अब वे दोनों फिर आगे चल दिए। काफी दिन बाद उन्हें एक बहुत सुंदर स्थान दिखाई दिया। वहाँ एक फकीर की कुटिया थी। जब वे दोनों वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर नौजवान फकीर तकिया लगाए बैठा हुक्का पी रहा है। वह दोनों थके हारे से ही फकीर के पास पहुँच गए। उसी समय राजकुमार ने रानी से कहा, रानी, हमें प्यास लगी है, हम कुएं पर जाकर पानी पीकर आते हैं। अगर तुम्हें भी प्यास लगी हो तो तुम हमारे साथ भी चल सकती हो। यह सुनकर रानी ने कहा, मैं तो प्यासी नहीं हूँ, आप जाकर पी आइए। रानी का जवाब सुनकर मदन सेन ने रस्सी लेकर कुएं पर पानी पीने चल दिया। जब मदन सेन पानी पीने गया तो चंद्रप्रभा और फकीर की निगाहें मिल गईं। चंद्रप्रभा का उसी क्षण उस फकीर पर दिल आ गया। चंद्रप्रभा फकीर से बोली, फकीर साहब,
आप तो यहाँ बड़े सुख से रहते हैं, आप भी यहाँ रहो और ऐश करो। फकीर ने कहा, फकीर साहब, आपके साथ रहने को दिल तो कर रहा है, मगर मेरा पति मेरे साथ है, इसलिए मैं आपके साथ किस प्रकार रह सकती हूँ। चंद्रप्रभा ने फकीर के सामने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहा, किसी तरह अपने पति को कुएं में ढकेल दो, फिर हम ऐश करेंगे। फकीर ने उपाय सुझाया। फकीर की बातें सुनकर चंद्रप्रभा ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। इतने में मदन सेन पानी पीकर रानी के पास आया तो रानी कहने लगी, मुझे भी अब प्यास लगाई है, कुएं पर चलकर मुझे भी पानी पिला दो। मैंने तुमसे पहले ही पूछा था, तब तुमने मना कर दिया था। खैर, तुमको अगर प्यास लगी है तो मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। मदन सेन ने कहा। जब मदन सेन पानी लेने चला तो रानी भी उसके साथ चल दी और कहने लगी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। बेचारा मदन सेन तो उसके प्रेम में पागल था, उसको मालूम नहीं था कि यह मेरे प्राण लेने चल रही है। जब मदन सेन कुएं पर जाकर पानी भरने लगा तो रानी ने पीछे से उसे धक्का देकर कुएं में गिरा दिया और खुद उस फकीर के पास लौट आई। वह फकीर रानी को वहाँ से लेकर चलता बना और दोनों एक बड़े शहर में जाकर आनंद से रहने लगे। उस फकीर ने चंद्रप्रभा को थोड़े ही दिनों में ऐसा नाचना गाना सिखा दिया कि उसके सामने नाचने वाली कई नृत्यांगना उस शहर में दूसरी नहीं थी। वह सारे नगर में प्रसिद्ध हो गई। इस प्रकार रानी के नाचने गाने के कारण वह फकीर लाखों रुपयों का मालिक हो गया। रानी उस फकीर के साथ बड़ी मौज मस्ती के साथ रहने लगी। रानी तो उधर फकीर के साथ ऐश कर रही थी और इधर जिस समय रानी ने मदन सेन को कुएं में ढकेला था, दैव योग से एक जंजीर जो कुएं में लटकी हुई थी उसके हाथ में आ गई थी। मदन सेन कुएं में उसको पकड़कर लटक गया था और ईश्वर को याद करता रहा और सोचने लगा कि मैंने रानी को जीवन दान दिया और रानी ने मेरे साथ यह विश्वासघात किया। क्या यही मेरे प्यार की सजा है? उसी दिन बंजारों का एक काफिला उस स्थान पर आकर ठहरा। एक बंजारा डोल और रस्सी लेकर कुएं पर पानी भरने आया। जब उसने डोल कुएं में डाला तो मदन ने उसका डोल पकड़ लिया। कुएं में कौन है? बंजारे ने चौंक कर पूछा। भाई, मैं आफत का मारा एक इंसान हूँ, ईश्वर के लिए मुझको बाहर निकाल कर मेरी जान बचाओ। मदन सेन ने बंजारे से प्रार्थना की। यह सुनकर बंजारे को उस पर दया आ गई और उसने मदन सेन को कुएं से निकाल लिया और पूछा, हे भाई, तुम कौन हो? तुम इस कुएं में कैसे गिरे? तुम मुझे अपना हाल बताओ। भाई, मैं अपना हाल आपसे कैसे कहूँ? जो मुसीबत मुझ पर पड़ी है उसे कहने से मेरा दिल फट जाएगा। मैं जूनागढ़ का राजकुमार हूँ। मेरे पिता ने मुझे देश निकाल दिया था तो मैं अपनी प्यारी पत्नी को लेकर एक जंगल में जा पहुँचा। मैं और मेरी पत्नी एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे। जंगल में एक सांप ने मेरी पत्नी को काट लिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जब मैं विलाप कर रहा था तो एक महात्मा और उनकी पत्नी गुजर रहे थे। उनको मेरे पे दया आ गई। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी आयु के आधे वर्ष मेरी पत्नी को देकर उसे जीवित कर देंगे, तो उन्होंने उसे जीवित कर दिया। हम उस जंगल से आगे चल पड़े। कुछ दिन बाद इस जंगल में पहुँचे जहाँ एक फकीर का डेरा था। मुझे प्यास लगी थी और मैं पानी पीने चला आया। जब वापस गया तो मेरी पत्नी ने कहा कि मुझे भी प्यास लगी है, पानी पिला लाओ। यह कहकर वो भी मेरे साथ उस कुएं पर आ गई। जब मैं कुएं से पानी निकाल रहा था तो उसने मुझे पीछे से धक्का दे दिया। संयोगवश एक जंजीर जो कुएं में लटक रही थी वह मेरे हाथ में आ गई, जिससे मैं कुएं में डूबने से बच गया। जब आप आए तो मैंने आवाज दी, जिसे सुनकर आपने मुझे वहां से निकाल लिया। मदन सेन ने दुखी मन से सारा वृत्तांत उस बंजारे से कह दिया। अपनी व्यथा सुनाकर मदन सेन चुप हो गया। बंजारा उसकी नेकी और रानी की करतूत सुनकर अफसोस करते हुए कहने लगा, त्रिया चरित्र जाने ना कोई, कसम मार कर खुद सती होए। यह कहकर बंजारे ने मदन सेन को सीने से लगा लिया और बोला, तुम किसी प्रकार की चिंता न करो, भगवान बड़ा दयालु है, वह सब भला करेगा। यह कहकर उसने पुनः मदन सेन से कहा, अगर चाहो तो
तुम हमारे लश्कर में हमारे साथ रह सकते हो। मदन सेन ने उसके साथ रहना स्वीकार कर लिया। संयोगवश बंजारों का वह लश्कर कुछ दिनों के बाद उसी शहर में पहुंच आया जिसमें रानी चंद्रप्रभा और वह फकीर रहते थे। उस शहर को देखकर मदन सेन ने बंजारे से कहा, भाई मेरी इच्छा कुछ दिन इस शहर में रहने की है। यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ दिन मैं इस शहर में और बिताऊं। आपकी जैसी मर्जी हो आप रहें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मदन सेन की बात सुनकर बंजारे ने कहा। मदन सेन बंजारे से विदा लेकर शहर में आया और वह काम की तलाश में घूमने लगा। कुछ दिनों बाद उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक बड़े व्यापारी के यहाँ नौकरी मिल गई। वह व्यापारी के यहाँ रहने लगा और बड़ी लगन से अपने कर्तव्य का निर्वाह करने लगा। उस व्यापारी ने मदन सेन को बड़ा मान और सम्मान दिया और उसे अपने यहाँ का मुनीम बना लिया। जब मदन सेन के दिन चैन से गुजरने लगे, एक दिन संयोगवश उस नगर के राजा के यहाँ चंद्रप्रभा के नृत्य का आयोजन हुआ। राजा ने उस शहर के तमाम बड़े व्यापारी और सेठ साहूकारों को अपने यहाँ इस नृत्य का अवलोकन करने को आमंत्रित किया था। जिस दिन चंद्रप्रभा का नृत्य था, शहर के सब व्यापारी और सेठ साहूकार राजा के यहाँ पहुँचे। मदन सेन ने भी रानी के नृत्य और गायन की बड़ी तारीफ सुन रखी थी। उसने अपने मन में सोचा कि इस नर्तकी का नृत्य अवश्य देखना चाहिए। यही सोचकर मदन सेन भी राजा के यहाँ जा पहुँचा। रानी साज श्रृंगार करके नृत्य करने के लिए खड़ी हो गई। उस समय वह अप्सरा के समान सुंदर लग रही थी। मदन सेन अपने मालिक के पास बैठा था। रानी ने नृत्य शुरू किया। चंद्रप्रभा ने ऐसे ऐसे कई राग बड़े ही सुंदर ढंग से अपनी सुरीली आवाज में गाए, जिन्हें सुनकर महफिल के सब लोग वाह वाह करने लगे। राजा से लेकर प्रजा तक सबने उसे ढेरों इनाम दिए। मदन सेन ने भी अपने हाथ की अंगूठी जिसमें हीरा जड़ा हुआ था उतारकर रानी चंद्रप्रभा को भेंट दे दी। रानी चंद्रप्रभा ने अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन में कहने लगी, बड़ा गजब हो गया। कम वक्त मेरा पति तो जिंदा है और यहाँ आ पहुँचा है। अब यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि यह मारा जाए। फिर उसने अपने दिल में उपाय सोचा, इससे बेहतर और कोई उपाय नहीं हो सकता कि एक तड़पती कड़कती रागिनी गाऊं और राजा को रिझाऊं, और जब राजा खुश हो जाए तो राजा से उसे मरवाने की आज्ञा ले लूं। ये बात अपने मन में सोचकर रानी ने लचकती हुई रागिनी गाना शुरू कर दिया। रानी की इस बसंत की बहार को सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। वह चंद्रप्रभा से बोला, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। बोलो क्या मांगती हो, जो कहोगी तुम्हें मिलेगा। आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं, तो पहले आप मुझे वचन दीजिए कि मैं जो मांगूंगी आप मुझे वह दे देंगे। रानी ने राजा को वचनबद्ध करना चाहा। चंद्रप्रभा की बात सुनकर राजा ने चंद्रप्रभा को वचन दे दिया। तब चंद्रप्रभा ने राजा से कहा, आपकी इस सभा में मेरा एक चोर है, उसको आप इसी समय मरवा दीजिए। चोर को मेरे सामने लाओ। राजा ने तुरंत कहा। तब रानी ने मदन सेन का हाथ पकड़ लिया और उसे राजा के सामने ले आई। इसे जल्लादों के हवाले कर दो, राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया। यह सुनकर जल्लाद मदन सेन का हाथ पकड़कर उसे मारने के लिए लेकर जाने लगे। इस समय मदन सेन का मालिक व्यापारी घबराकर मदन सेन के पास आया और पूछा, तूने इस नर्तकी का क्या चुराया है जिस वजह से ये तुझे मरवाना चाहती है? मदन सेन ने अपने मालिक से कहा, मैंने इसका कुछ नहीं चुराया, बस तुम इस राजा को मेरी दो बातें सुन लेने के लिए राजी कर लो तो मेरी जान बच जाएगी। मदन सेन का मालिक यह सुनकर अपने साथी व्यापारियों और साहूकारों के पास आया और उन सब ने मशवरा किया। उसने कहा, मित्र, या तो राजा न्याय करे वरना हम सब इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे। यह सलाह मशवरा करके सारे व्यापारी राजा के पास आए और कहने लगे, राजा साहब, हमारा मुनीब निर्दोष ही मारा जा रहा है। वो कहता है कि राजा ने मुझे मारने की आज्ञा दी है, तो मुझे भी उस राजा की आज्ञा से मरना स्वीकार है, लेकिन मेरी दो बातें सुन ली जाएं। राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर कहा, मुनीब को लेकर आओ। व्यापारी मदन सेन को लेकर राजा की सेवा में उपस्थित हुए। राजा बोला,
तुम जो कुछ कहना चाहते हो वो मेरे सामने कहो। मैंने क्या दोष किया है जिसके कारण आपने मेरी हत्या की आज्ञा दी है? मदन सेन ने पहला प्रश्न किया। तू इस नर्तकी का चोर है, राजा ने कहा। यह सुनकर मदन सेन ने कहा, मैं इस उल्टा स्त्री का चोर नहीं हूँ, मैं इस उल्टा स्त्री का पति हूँ। ये मुझे कुएं में धकेलकर एक फकीर के साथ चली आई है। महाराज, मैं इस झूठे को क्या जानूं कि ये कौन है? ये तो बस मेरा चोर है, उसकी पत्नी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। राजा साहब, अगर ये मेरी पत्नी नहीं है तो जो कुछ चीज मैंने इसे रास्ते में दी थी या मेरी वो अमानत मुझे लौटा दे। मदन सेन ने रानी की ओर घृणित नजरों से देखा। मुझे स्वीकार है। रानी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। अच्छा, मेरा तेरा न्याय इसी सभा में होगा। पानी लेकर कहा कि जो वस्तु इसने रास्ते में मुझे दी थी वो मैं आज इसे वापस करती हूँ। मदन सेन ने कहा। रानी ने अपने हाथों में पानी लेकर कहा, जो वस्तु इसने मुझे रास्ते में दी थी वो मैं आज इसे वापस करती हूँ। यह कहकर रानी ने जैसे ही अपने हाथ का पानी छोड़ा वैसे ही रानी के प्राण पखेरु उड़ गए। यह देखकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने घबराकर मदन सेन से कहा, यह क्या हुआ? इसका कारण सही सही मेरे समक्ष कहो। तब मदन सेन ने अपने बारे में राजा को बताना प्रारंभ किया और अपने देश निकाल दिए जाने से लेकर अब तक का सारा वृत्तांत उनके सामने का सुनाया। यह सारी बातें सुनकर राजा ने मदन सेन को अपने सीने से लगा लिया और अपनी बेटी की शादी मदन सेन के साथ कर दी और उस फकीर को फांसी का हुक्म भी दे